राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम आदित्य रावत है। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज 12 तारीख है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। ठीक है, तो अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में एक्स रेडिएशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्स रेडिएशन इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। एक्स रेडिएशन के मेरे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उनके बारे में आपको आज बताऊंगा। एक्स रे फोटोन फार्मूला, मतलब एक्स रे फोटोन का फार्मूला क्या होता है, ये पॉइंट ये बता रहा है। लैम्डा बराबर एस सी बट्टी डेल्टा ई एक्स रे फोटोन का फार्मूला होता है अपना। ये एग्जाम में पूछा जाता है। लैम्डा बराबर एस सी बट्टी डेल्टा ई। अगला पॉइंट है करेक्टरिस्टिक रेडिएशन। करेक्टरिस्टिक रेडिएशन टारगेट के मटेरियल पर डिपेंड करता है। जो करेक्टरिस्टिक रेडिएशन होता है ना, वो टारगेट मतलब धातु का जो टारगेट होता है ना, उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो किस टाइप का मटेरियल है उसी पे ही करेक्टरिस्टिक रेडिएशन डिपेंड करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है एक्स-रे बीम में करेक्टरिस्टिक रेडिएशन लगभग 10 से 30% होती है। जो अपनी एक्स-रे बीम होती है उसमें करेक्टरिस्टिक रेडिएशन होता है ना, उसका 10 से 30% पार्ट होता है। ठीक है, एक्स-रे बीम में करेक्टरिस्टिक रेडिएशन का। ऐसे ही अगले पॉइंट में हम ब्रिमस्टरिंग रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। अपना ब्रिमस्टरिंग रेडिएशन है। ऐसे ही एक्स-रे बीम में ब्रिमस्टरिंग रेडिएशन लगभग 70 से 90% होता है। ठीक है, एक्स-रे बीम में ब्रिमस्टरिंग रेडिएशन 70 से 90% होता है। अगला पॉइंट है फ्लोरोस्कोपी के बारे में। फ्लोरोस्कोपी की खोज थॉमस एडिसन ने 1890 में की थी। मतलब फ्लोरोस्कोपी की खोज कब की गई थी और किसने की थी? फ्लोरोस्कोपी की खोज 1890 में थॉमस एडिसन ने की थी। ये पॉइंट ये बता रहा है। अपन एक्सरे की वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे और फ्रिक्वेंसी के बारे में। इस पॉइंट में एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है तथा फ्रिक्वेंसी अधिक होती है। वेवलेंथ तो बहुत कम होती है एक्सरे की, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है एक्सरे की। एक्सरे की फ्रिक्वेंसी लगभग 3 गुणा 10⁻18 हर्ज होती है। फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसे अपन हर्ज में मेजरमेंट करते हैं या मापते हैं। ठीक है, एक्सरे की वेवलेंथ होती है ना 0.01 से 10 नैनोमीटर होती है, या 10⁹ nm या nm होती है। एंगस्ट्रम में या 0.1 टू 0.5 एंगस्ट्रम होती है। एंगस्ट्रम में या वेवलेंथ 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रम होती है। अब अगले पॉइंट में वेवलेंथ्स की यूनिट्स कौन कौन सी हैं इस बारे में बात करेंगे। वेवलेंथ की यूनिट अपनी मीटर होती है, नैनोमीटर भी होती है, एंगस्ट्रम भी होती है। ठीक है,
वेवलेंथ होती है ना, उसे मीटर और नैनोमीटर एंगस्ट्रम में मेजरमेंट या मापा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करेंगे इस पॉइंट में। पराबैंगनी व अवरक्त किरणें के बीच की वेव्स होती हैं ना, वो विजुअल वेव्स या दृश्य विकिरण कहलाती हैं। पराबैंगनी और अवरक्त किरण के बीच की जो वेव्स होती हैं उन्हें विजुअल रेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ये बोल रहा है, ये बता रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे इस पॉइंट में। फ्रिक्वेंसी होती है, उसे मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। और वेवलेंथ को मीटर एंगस्ट्रम इन सब में मेजरमेंट किया जाता है। अपन गामा रे की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गामा रे की वेवलेंथ होती है ना जी 10⁻12 होती है। गामा रे की वेवलेंथ 10⁻12 होती है तथा फ्रिक्वेंसी 3 × 10⁻16 होती है। ठीक है, अगला एक्सरे की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे। एक्सरे की वेवलेंथ 10⁻9 नैनोमीटर होती है और वेवलेंथ 3 × 10⁻11 होती है। ऐसे ही अगली वेव्स के बारे में बात करेंगे। अगली वेव्स अपनी अल्ट्रावायलेट रे हैं, पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट रे को पराबैंगनी किरण के रूप में भी जाना जाता है। इसकी वेवलेंथ 10⁻6 होती है और फ्रिक्वेंसी 3 × 10⁻6 होती है। अगली वेव अपनी है इंफ्रारेड्स मतलब अवरक्त किरणें। हिंदी में इन्हें अवरक्त किरणें के रूप में जाना जाता है। इनकी वेवलेंथ 10⁻³ होती है और फ्रिक्वेंसी 3 × 10⁵ होती है। अगली वेव्स हैं रेडियो वेव्स, रेडियो किरणें। इनका यूज टेलीविज़न में किया जाता है, रेडियो वेव्स का। इनकी वेवलेंथ 10⁻² से 10⁻³ के समथिंग होती है और फ्रिक्वेंसी 3 × 10⁻⁴ होती है। ठीक है, एक्सरे होता है ना, उसकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है। ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी अधिक होती है, इसलिए उसकी पेनिट्रेशन पावर भी अधिक होती है। एक्सरे की फ्रिक्वेंसी अधिक होती है और पेनिट्रेशन पावर भी अधिक होती है, वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, एक्सरे की एनर्जी लगभग 25 से 125 kb के बीच में होती है। एक्सरे की फ्रिक्वेंसी अधिक होती है। ठीक है, अपन गामा रे के बारे में बात करेंगे। गामा रे की खोज 1896 में बेकुरल ने की थी। ये पॉइंट खैर आगे, गामा रे की खोज किसने की थी और कब की थी? गामा रे की खोज 1896 में बेकुरल ने की थी। गामा रे की पेनिट्रेशन पावर बहुत अधिक होती है। इसकी पेनिट्रेशन पावर एक्सरे से भी ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी भी एक्सरे से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, गामा रे विद्युत चुम्बकीय किरणें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। गामा रे कुछ पदार्थों पर फ्लोरोसेंट लाइट पैदा करती हैं। मतलब गामा रे कुछ पदार्थ होते हैं जैसे उन पर पड़ती हैं तो फ्लोरोसेंट मतलब लाइट प्रतिदीप्ति पैदा करती हैं। उन पर जैसे पड़ेंगी तो उनसे लाइट निकलने लग जाती है। कुछ पदार्थों से जैसे गामा किरणें उन पर गिरती हैं तो उनसे लाइट निकलने लग जाती है। बीटा रेज भी फ्लोरोसेंट पैदा करती हैं। मतलब बीटा रे भी होती हैं, वो भी फ्लोरोसेंस या लाइट उत्पन्न करती हैं कुछ पदार्थों पर। लेकिन पेनिट्रेशन पावर एक्स रे से भी कम होती है। बीटा रेज की पेनिट्रेशन पावर एक्स रे से भी कम होती है। अगले पॉइंट में रेडियो एक्टिविटी या रेडियो संक्रियता के बारे में बात करेंगे। रेडियो संक्रियता मतलब रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने सन 1896 में की थी। ठीक है, हेनरी बेकरल ने सर्वप्रथम यूरेनियम लवण से निकलने वाली इनविजुअल रे किरणों की खोज की थी। मतलब हेनरी बेकरल थे ना, उन्होंने सर्वप्रथम यूरेनियम लवण से निकलने वाली अदृश्य या इनविजुअल रे की खोज की थी। यूरेनियम लवण से निकलने वाली इनविजुअल रेज की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है, इस पॉइंट में ये बता रहा है। ये इनविजुअल रे ये किरणें पदार्थ की पतली परतों से गुजर सकती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, मतलब ब्लैक। ये किरणें पदार्थ की पतली परतों से गुजर कर फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, मतलब इफेक्टेड करती हैं, प्रभावित करती हैं। कुछ वर्षों के प्रयोग करने पर यह पाया गया कि यूरेनियम लवण की यह क्रिया भारी प्रभाव से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। इसे ही रेडियो संकेता कहते हैं। कुछ वर्षों के प्रयोग करने पर यह पाया गया कि यूरेनियम लवण की यह क्रिया भारी प्रभाव से बिल्कुल, जो बाहर के प्रभाव होते हैं ना, बिल्कुल उनसे फ्री होती है। इसे ही रेडियो संक्रियता कहते हैं। इसे दूसरी भाषा में नाभिक के विखंडन से विकिरण का उत्सर्जन ही रेडियो संकेता कहलाता है। मतलब कोई नाभिक होता है, उसका बार बार टूटना ही, विघटित डिवाइडेड होना ही रेडियो संकेता कहलाता है। ये कोई नाभिक है, ये टूट गया ऐसे चार टुकड़ों में विघटित, इसका 4 टुकड़ों में विघटित होना ही रेडियो संकेता कहलाता है या रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ऐसे पदार्थों को रेडियो संकीय पदार्थ, रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं। रेडियो एक्टिव मैटर से, रेडियो संकीय पदार्थों से 3 प्रकार की विकिरण या रेडिएशन निकलती हैं। पहली अल्फा किरणें, दूसरी बीटा किरणें, तीसरी गामा किरणें। ठीक है, 3 प्रकार की ये किरणें निकलती हैं। ये अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। यदि किसी रेडियो संकीय पदार्थ से निकलने वाले विकिरण को एक बार धातु की चादर या फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला जाए तो प्लेट पर पता चलता है कि वह प्लेट प्रतिदीप्ति या लाइट उत्पन्न करती है और उसे काला
फिर देती है। हाँ विकिरण 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा बीटा गामा। अगले पॉइंट में रेडियो एक्टिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें मोस्टली अल्फ़ा और बीटा किरण के बारे में बात करेंगे। अल्फ़ा और बीटा किरण के बारे में बात करेंगे। अल्फ़ा किरणें होती हैं ना, वो धनावेशित होती हैं, मतलब पॉजिटिव होती हैं। ये नाभिक से निकलती हैं, मतलब न्यूक्लियस होता है ना, उससे निकलती हैं, उसके सेंटर से ही निकलती हैं। ये नाभिक है, नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं अपन इंग्लिश में। उससे अल्फा किरणें निकलती हैं, अपनी ये अल्फा किरणें निकलती हैं, ये पॉजिटिव होती हैं। बीटा किरणें ऋणात्मक या नेगेटिव होती हैं, ठीक है। अल्फा बीटा किरणें दोनों आवेशित होती हैं, इन पर दोनों पर चार्ज होता है। अल्फा पे प्लस चार्ज होता है पॉजिटिव, और बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है माइनस। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन की तरह ही होती हैं, ई माइनस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटोन होता है, फोटोन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसको फोटोन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की खोज मैक्सवेल ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे इस पॉइंट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ये अनावेशित होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, अनावेशित होती हैं। या प्रकाश या लाइट के वेग से चलती हैं, 3 गुणा 10⁸ की स्पीड से चलती हैं ये, प्रकाश या लाइट के वेग से। ये प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ या अनुप्रस्थ व परपेंडिकुलर होती हैं। इनके पास एनर्जी भी होती है। अपन वेवलेंथ के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, वेवलेंथ की वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। इस पॉइंट में अपन उन विकिरण के बारे में बात करें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। वो कैथोड रे है ना, वो भी EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर नहीं आती हैं। कैनाल रेज भी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMR के अंदर में नहीं आती हैं। अल्फा किरणें भी नहीं आती हैं, बीटा किरणें भी नहीं आती हैं, साउंड वेव्स भी नहीं आती हैं, परासर तरंगें भी EMR नहीं हैं। ये सब अपनी विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं हैं। ये एग्जाम में इस पॉइंट के बारे में पूछ लिया जाता है। ऐसे पूछता है कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। ऐसे भी पूछ लेगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, तो अपन को पता होना चाहिए कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, कौन सी नहीं हैं। इसलिए अपना ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सबसे अधिक आयन क्षमता अल्फा किरणों की होती है। अल्फा किरणें होती हैं ना, उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है, ठीक है। जो अल्फा किरणें हैं ना, उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। यह हमारी बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बहुत हार्मफुल भी रहती हैं, ना कि पेनिट्रेट कर पाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं अल्फा किरणें। रेडियो एक्टिविटी
की माप जीएम काउंटर द्वारा की जाती है। जो रेडियो एक्टिविटी है ना उसको जीएम काउंटर द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। रेडियो संकेता के दौरान निकलने वाली विकिरण को सबसे पहले रदरफोर्ड ने 1902 में पहचाना था। जो रेडियो संकेता रेडियो एक्टिविटी के दौरान निकलने वाली कुछ रेडिएशन या विकिरण थी उन्हें सबसे पहले रदरफोर्ड ने देखा था। किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होने पर वह अस्थायी होता है। किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होने पर वह अस्थायी होता है, मतलब अस्थायी कहलाता है। 83 होगी या 83 से अधिक होने पर वह अस्थायी होता है। रेडियो संकेत रेडियो एक्टिविटी भारी नाभिकों में देखी जाती है। बहुत बड़े बड़े नाभिक होते हैं, विशाल एकदम बहुत बड़े बड़े जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें रेडियो संकेता देखी जाती है। अगले पॉइंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उदाहरण हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, रेडियो तरंगें ईएमआर होती हैं, सूक्ष्म तरंगें ईएमआर होती हैं। 10 प्रकार भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। परावैंगनिक किरणें यूवी किरणें ये भी ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। एस किरणें भी ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। गामा किरणें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। आज की क्लास बस इतनी ही है अपनी, और मेरी क्लास अच्छी लगे तो मुझे 10 सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है, जिससे मैं आप सभी के साथ लाइव जुड़ सकूँगा। तो मेरे जल्द से जल्द 10 सब्सक्राइबर और करवाएं आप सभी, और मेरी क्लास में कमेंट ज़रूर करें कि मैं कैसा बता पा रहा हूँ अपनी क्लास में आप सभी को, तो मुझे पता चलेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास बस इतनी ही है।